नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अ, हम लोग आज अपना रियल एनालिसिस का पार्ट सेकंड देखने जा रहे हैं। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर देंगे। अच्छा, फर्स्ट टाइम जो लोग विजिट कर रहे हैं वो इससे पहले मैंने पार्ट वन पढ़ाया हुआ है, उस क्लास को देख लेंगे तो ही आप इसको आप रिलेट कर पाओगे आसानी से। ठीक है, और ये डेमो क्लासेस हैं। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो भी होंगे वो आपके पेड क्लासेस में आएंगे, आपको पेड क्लासेस में मिलेंगे। तो इसके बाद रियल एनालिसिस का आपको ये यूट्यूब पे आपको जो इस तरीके से क्लासेस मिल रही हैं डेमो क्लास के माध्यम से वो नहीं मिलेंगी। आगे क्लासेस कुछ ना कुछ आपको प्रैक्टिस क्लासेस ये सब मिलती रहेंगी, बट आगे का इसका जो पार्ट होगा वो हम लोग अपने पेड क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। तो पिछली क्लास में मैंने आपको सीक्वेंस के बारे में बताया था कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। ठीक है, और फिर मैंने आपको वहाँ डिस्कशन किया हुआ था कि रियल सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद मैंने चर्चा किया हुआ था कि बाउंडेड एबो क्या होते हैं, मतलब बाउंडेड सीक्वेंस क्या होते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस में बाउंडेड एबो क्या होता है, बाउंडेड बिलो क्या होता है। आई थिंक इन्फिमम और सुप्रीमम का केस भी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, अभी मैं उन सारी चीज़ों को रिकॉल करूँगा। तो आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे बेसिकली कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती हैं। ठीक है, मोनोटोनिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं, और फिर कुछ हम लोग क्वेश्चंस को भी करेंगे इससे रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए। तो सर मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस कुल मिला के एक फंक्शन होता है। वो भी कैसा फंक्शन होता है, नेचुरल नंबर। अगर मैं बात करूं रियल सीक्वेंस की, नेचुरल नंबर टू आर, मतलब एफ फ्रॉम एन टू आर, मतलब आप इनपुट जो डालोगे वो नेचुरल नंबर डालोगे, और जो आउटपुट निकलेगा वो आपका कैसा नंबर रहेगा, रियल नंबर रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैंने आपको इसी के साथ डिस्कस किया हुआ था कि सीक्वेंस की रेंज क्या होती है। तो सीधी सी बात है कि जब मैंने कोई इनपुट डाला तो जो आउटपुट्स मिलेंगे, ठीक है, या ये कह सकते हो कि सीक्वेंस में जितने भी डिस्टिंक्ट आपको एलिमेंट्स मिलेंगे उनके सेट को ही हम लोग कहेंगे रेंज। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो ये एक्सन एक सीक्वेंस है। ठीक है, और उसमें है -1 1 -1 1। ठीक, इस तरीके से बाकी सीक्वेंस का पार्ट वन में आपको सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया हुआ कि कैसे कैसे हम लोग ढेर सारे एग्जांपल्स भी मैंने कराए हुए। तो अभी मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, फिर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पे मैं डिस्कस आने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर यहाँ मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था कि अगर ये है, ये हमारा सीक्वेंस हो गया, तो इस सीक्वेंस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या है इसके, -1 और 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस सीक्वेंस का रेंज हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको कराया हुआ था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो सीक्वेंस होता है वो सारे नेचुरल नंबर पे डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने एक एग्जांपल भी लिया हुआ था कि मान लो ये एक मैंने दिया जनरल टर्म किसी का, xn इज इक्वल टू एन माइनस थ्री। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ये n इज इक्वल टू थ्री पे ये xn डिफाइन नहीं है ना, इन्फिनिटी देने लग रहा है। तो इसका मतलब ये आपका सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस का मतलब आप कोई भी नेचुरल नंबर रखो, आपको वो डिफाइन रहे। ठीक है, वो वैल्यू आपकी डिफाइंड है, क्योंकि फंक्शन है। तो फंक्शन तो आप लोगों ने फंक्शन को बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, तो ही आपको रियल एनालिसिस के सारी कंडीशंस क्लियर होंगी। ठीक है, अब इसके बाद मैंने डिस्कस किया हुआ था कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। तो सर कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, तो सीधी सी बात है कि आपका सीक्वेंस जो रहेगा किसी एक कांस्टेंट, किसी एक सेम नंबर पर ही अप्रोच करेगा, या सारी वैल्यूज एक सेम नंबर रहेंगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। फिर मैंने बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो के बारे में बताया था कि मान लो बाउंडेड
बिलो के बारे में मैंने ये बताया था कि मान लो ये हमारी सीक्वेंस हो गई, ये जो मैंने बॉक्स बनाया सीक्वेंस हो गया, ठीक है। तो बाउंडेड बिलो का मतलब ये होगा कि एक नंबर जरूर मुझे मिलेगा, मतलब ढेर सारे नंबर मिलते हैं, अभी मैं एक नंबर को लेके चल रहा हूँ कि जिससे ये सारी सीक्वेंस क्या हो, बड़ी हो, ठीक है। सॉरी, बाउंडेड बिलो के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ। बाउंडेड बिलो, बिलो का मतलब नीचे से ये बाउंडेड है, मतलब कि ये सीक्वेंस जो होगी कोई एक ऐसा नंबर मिलेगा या ढेर सारे नंबर मिलेंगे जिससे कि ये सीक्वेंस क्या हो, ये सीक्वेंस हमेशा बड़ी हो। तो इस तरीके के जो हम कहेंगे कि इस तरीके की सीक्वेंस को बाउंडेड बिलो, ठीक है। फिर मैंने चर्चा किया हुआ था बाउंडेड एबव। तो बाउंडेड एबव क्या होता है, मान लो ये हमारी सीक्वेंस है, ठीक है। तो एक नंबर, मुझे एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए या ढेर सारे नंबर्स भी मिल सकते हैं हमको, क्योंकि मैंने चर्चा किया हुआ था कि इनफाइनाइटली मेनी, अगर वो बाउंडेड है तो वहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी आपको नंबर्स मिलेंगे जिससे कि ये सीक्वेंस बाउंडेड एबव होगी। अगर बाउंडेड एबव है तो बाउंडेड एबव रहेगी, क्योंकि ढेर सारे, अभी मैं एग्जांपल लेके भी इन सारी चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। तो फिलहाल कोई एक ऐसा नंबर मिलेगा मुझे जो कि इन सारी सीक्वेंस से क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब ये ऊपर से बाउंडेड कर देगा, ठीक है। फिर मैंने डिस्कस किया होता कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। तो अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव हो साथ ही साथ बाउंडेड बिलो हो तो वो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, हमारी बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। फिर मैंने डिस्कस किया हुआ था कि अनबाउंडेड क्या होता है। तो सीधी सी बात है कि अनबाउंडेड का मतलब कि आपका वो बाउंडेड रहे ही ना, है ना। तो अगर अनबाउंडेड एबव की बात करें तो हमको कोई भी नंबर नहीं मिलना चाहिए कि जिससे कि वो सीक्वेंस छोटी हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा एन, तो एन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो आप देख रहे हो कि ये तो बाउंडेड बिलो तो है, क्योंकि इसका जो ए वन अगर मैंने लिया तो वन से तो ये सीक्वेंस या तो बराबर है या सारी सीक्वेंस बड़ी हैं, लेकिन कोई भी मेरे को ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जिससे कि ये सीक्वेंस छोटी हो जाए। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस अनबाउंडेड एबव है। ऐसे ही माइनस एन जब मैंने लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एन का मतलब ये हो जाएगा कि तुम्हारा -1 -2 -3 इस तरीके से। तो इसका मतलब मुझे सबसे बड़ा नंबर तो मिल जाए, मतलब ये बाउंडेड एबव तो है ना। -1 सारे, इस जितने भी मेरे निगेटिव नेचुरल नंबर होंगे, है ना, सॉरी नेचुरल नंबर मैंने यहाँ बोला, निगेटिव नंबर्स जितने भी होंगे उन सब से ये क्या रहेगा, -1 बड़ा रहेगा। लेकिन क्या कोई एक ऐसा नंबर मिलेगा जिससे ये सीक्वेंस छोटी हो जाए, नहीं होगी। तो माइनस एन जो है वो हमारी क्या होगी, अनबाउंडेड बिलो, ठीक है। और एन जो होगी वो बाउंडेड एबव, ठीक। ओके, अब मैंने एक आपको थ्योरम भी कराया था और यहाँ से मैं अपना पॉइंट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो शायद थ्योरम मैंने कराया है, बट एक बारी फिर से मैं इस चीज को डिस्कस कर दे रहा हूं। तो थ्योरम ये कहता है कि अ सीक्वेंस an is bounded if and only if there exists a positive real number m such that mod of am is less or equal to am, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, तो आप इनइक्वलिटी पढ़ के आ चुके हो, क्योंकि वीक 1 में मैंने सबसे पहला टॉपिक अपनी पेड क्लास में मैंने इनइक्वलिटी ही पढ़ाया हुआ है, क्योंकि बिना इनइक्वलिटी के आपको फंक्शन के तो फंक्शन आप अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे, और अगर फंक्शन नहीं समझ आए तो आप रियल एनालिसिस नहीं कर पाओगे ढंग से। तो इसलिए आपको इनइक्वलिटी के बारे में बहुत इन डेप्थ जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने इनइक्वलिटी, हर तरीके की इनइक्वलिटी कराया हुआ है, लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी, ठीक है, कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिला रहे उसमें इनइक्वलिटीज रहे कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारा कुछ मैंने अपनी पेड क्लास के पहले वीक में ही डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा, जनरली हम लोग ये जानते हैं कि अगर मॉड ऑफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू के, देन इसका मतलब होता है कि एक्स इज लेस आर इक्वल टू के एंड ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस के, ओके। तो ऐसे ही अगर मॉड ऑफ ए एन
इज लेस आर इक्वल टू एम, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए एम इज लेस देन लेस आर इक्वल टू एम एंड ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस एम। तो अभी अभी तो हमने ये देखा कि अगर कोई सीक्वेंस, जैसे ये ए एन एक सीक्वेंस है, ठीक है, तो m से छोटी हो गई, मुझे एक ऐसा नंबर मिल गया जिससे ये सीक्वेंस छोटी हो गई, मतलब ये m इसका बाउंडेड एबव का काम करने लगा, और ऐसे ही माइनस m इधर मिल गया जिससे कि ये सीक्वेंस, ये सारी सीक्वेंस क्या हो गई, बड़ी हो गई, ये an है, ठीक है, ये बड़ी हो गई, इसका मतलब ये बाउंडेड बिलो भी हो गई। तो बाउंडेड सीक्वेंस कब होती है, जब वो बाउंडेड एबव हो, साथ ही साथ वो बाउंडेड बिलो भी हो। इसका मतलब ये सीक्वेंस m से माइनस m के बीच में आ गई, मतलब ये बाउंडेड हो गई। तो वही चीज कह रहा है कि ये इफ एंड ओनली इफ ये मॉड ऑफ m इज लेस देन m, an इज लेस देन m, मतलब अगर वो बाउंडेड होगी तो मॉड ऑफ an इज लेस देन m होगा, और अगर मॉड ऑफ an इज लेस देन m हो गया तो वो सीक्वेंस बाउंडेड होगी। ओके, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे सिंपल सी बात है, जैसे मैंने यहाँ लिखा एफ एन इज इक्वल टू 1/n, ठीक है, या एक्स एन इज इक्वल टू 1/n, ठीक। तो यहाँ से जो हम अपनी सीक्वेंस बनेगी वो क्या बनेगी, 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब लॉजिकली सोचो इसके बारे में, बहुत ध्यानपूर्वक समझना, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर आउट हो जाएंगी। तो एक बात तो क्लियर है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड एबव, मान लो इसको मैंने ए एन दे दिया, तो ए एन जो है वो 1 से तो छोटा है कि नहीं, और 1 के बराबर भी है ना, तो यानी कि ये बाउंडेड एबव हो गया 1 से, ठीक। मतलब कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो रही है ना, सारी वैल्यू जो भी आ रही हैं वो 1 से छोटी आ रही हैं। अच्छा, अगर आपको ये दिख रहा हो, ऐसे समझो 1, 0.5, 0.33, 0.25 ऐसे, तो ये कुल कुल मिला के ये जीरो की तरफ टेंड कर रही है ना, मतलब ये जीरो से सारी वैल्यूज, ये जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी जीरो से बड़ी हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए एन जो है वो जीरो से बड़ा है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि लिमिट लगा के एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n करोगे तो यहाँ से आप रखोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो इसकी ये हो गया अपना बाउंडेड बिलो और ये बाउंडेड एबव। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला केस कि मॉड ऑफ ए एन इज लेस देन एम, तो अभी यहाँ पर भी हम लोग एक और चीज, मैंने एक बात आपको बताया था कि इनफाइनाइट मेनी आपको नंबर्स मिलेंगे, अगर वो बाउंडेड बिलो है तो ढेर सारे नंबर्स मिलेंगे उसको बाउंडेड बिलो। तो आप लॉजिकली सोचो, अगर वो जीरो पे बाउंडेड बिलो है तो जीरो से छोटे पे भी बाउंडेड बिलो होगी, ऐसे समझो। ये सीक्वेंस हो गई, ये जीरो हो गया अपना, तो जीरो से तो ये बड़ी ही है, तो आप बताओ क्या -1 से ये बड़ी होगी कि नहीं होगी, तो आप कहोगे यस ये -1 से भी बड़ी होगी। तो मैं जीरो की जगह पे माइनस, क्योंकि ढेर सारे नंबर्स होंगे, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि ए एन इज लेस आर इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू -1। तो यहाँ से अगर समझ आ रहा हो तो मॉड ऑफ ए एन इज लेस देन लेस आर इक्वल टू 1। तो वही चीज है कि यहाँ देख रहे हो ये बाउंडेड सीक्वेंस थी, तो यहाँ मॉडुलस का केस, मॉड इसका क्या हो गया, लेस देन कोई नंबर के या 1 के बराबर। तो वही चीज कह रहा है कि सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर m सच दैट मॉड ऑफ ए एन इज लेस आर इक्वल टू m। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, बाकी एग्जाम्पल मैंने आपको कराया हुआ था। अब बात करते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में, ठीक है। सुप्रीमम, आई थिंक पिछली वीडियो में मैंने इसके भी बारे में चर्चा किया था, इन्फीमम, बट एक क्विक रिवीजन। सुप्रीमम देखो, बहुत ध्यान से समझना, ज्योमेट्रिकली सारी चीजों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सुप्रीमम क्या होता है सर, देखो ये मेरी सीक्वेंस हो गई, मान लो ये सीक्वेंस हो गई, तो मुझे ढेर सारे नंबर्स मिलेंगे। सपोज करो ये बाउंडेड एबव है, तो ढेर सारे नंबर इसको बांधने वाले मिलेंगे, है ना, ऊपर से बाउंडेड एबव, ठीक है। और मान लो ये बाउंडेड बिलो भी हो गई, एक कलर अलग कलर ले लें, ये मान लो ये बाउंडेड बिलो भी हो गई, तो इनफाइनाइट मेनी नंबर्स मिलेंगे हमको, जो जिससे कि ये सीक्वेंस क्या होगी, बड़ी होगी हमेशा।
इन सारे नंबर से ये सीक्वेंस बड़ी होगी, इन सारे नंबर से ये सीक्वेंस छोटी होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाउंडेड एबव, और इसको बोलते हैं हम लोग बाउंडेड बिलो। ओके, अच्छा, अब अगर हम यहाँ एक टर्म्स का और डिस्कशन करें, सुप्रीमम इन्फीमम क्या है, तो देखो इन सारे बाउंडेड एबव में, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू, भाई सबसे बड़ी वैल्यू तो आप बता नहीं पाओगे कौन सी होगी बड़ी, बहुत बड़ी इनफाइनाइट नंबर, बहुत से नंबर्स हो जाएंगे इसको बांधने वाले, है ना। लेकिन एक बात तो है कि हमको ये मालूम हो सकता है कि कोई एक छोटी वैल्यू जरूर होगी, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं, मतलब ये सीक्वेंस एग्जैक्टली इसके तुरंत बाद किस नंबर से छोटा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम, इसी को बोला जाता है सुप्रीमम, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, मतलब अपर बाउंड में जो सबसे छोटा हो वही को बोलेंगे सुप्रीमम। और बाउंडेड बिलो में क्या होगा, बाउंडेड बिलो का मतलब ये है कि ये सारे सीक्वेंस छोटे होते जाएंगे, ये सॉरी ये सारे नंबर्स छोटे होते चले जाएंगे, है ना। और अपने को पता है कि ये नंबर, ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है, ये वाला इससे बड़ा है, तो एक नंबर अपने पास जरूर ऐसा है जो कि इन सारे नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा, इन सारे नंबर से बड़ा होगा, लेकिन ये सीक्वेंस इससे बड़ी होगी। इसका मतलब ये क्या है, यह इन सबों का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, इनफीमम। क्या नाम देते हैं, इनफीमम, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर वाले को मिटा दूं, इस तरफ ऐसे लिख दूं, इधर इनफीमम कर दूं, है ना, ताकि समझने में आसानी हो। ये हमारा सुप्रीमम हो गया, ये इनफीमम हो गया। ओके, तो आपको सीक्वेंस को मैं विजुअलाइज करा दूंगा, अगर आपने सारी चीज़ों को अच्छे से समझा, सारे कंसेप्ट को, तो मैं विजुअलाइज कराऊंगा, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर है ना, ये रियल नंबर्स है। समस्या कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ होगी जो हमको दिखेगा नहीं। रियल नंबर्स तो हम समझ सकते हैं, हमारे आसपास नंबर्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो रियल एनालिसिस तो आपके सामने एकदम दिखता रहेगा सारी चीजें, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ आ गई होगी आई थिंक सबको, ठीक है। ओके, अब अपन लोग बात करते हैं जो महत्वपूर्ण सा टॉपिक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। जस्ट अ मिनट। ओके, अब हम चर्चा करने वाले हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, देखो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि लाइट्स होती हैं, किसी एक पॉइंट पे आकर, मान लो लेंस से होती हुई एक पॉइंट पर आकर ये कन्वर्ज कर रही हैं, है ना। तो सेम यही तरीका होता है अपने मैथमेटिक्स में, जो अपनी सीक्वेंस होगी वो किसी एक फाइनाइट नंबर पे आके आपको मिलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो ऐसी सीक्वेंस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको वो एक फाइनाइट नंबर पर आके मिलती हुई दिखाई देगी, ठीक है, तो हम उसे सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। मैथमेटिकली क्या होता है, तो आओ डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन को बहुत अच्छे समझ रहे हैं, क्योंकि पूरी रियल एनालिसिस इन द सेंस आपके सिलेबस वाली, मतलब बेसिकली आपको सीक्वेंस एंड सीरीज करनी है, सीक्वेंस एंड सीरीज आपको बेसिकली करनी है, ठीक है। तो तो हम लोग यहाँ देखेंगे तो हर जगह आपको डाइवर्जेंट सीक्वेंस और कन्वर्जेंट आपको टेस्ट भी निकालने होंगे कि कौन सी सीक्वेंस या सीरीज डाइवर्जेंट होगी, कौन सी कन्वर्जेंट होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। अच्छा, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, डेफिनेशन तो थोड़ी सी लिख लेते हैं, फिर इसके बाद मैं इसको अच्छे से समझाने का
समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो डेफिनेशन ये कहती है कि अ सीक्वेंस, सो पहली बात, आपको जितने भी टर्म्स आए उसके बारे में, अब आपके सामने एक टर्म आ रहा है सीक्वेंस, तो आपके दिमाग में विजुअलाइज होना चाहिए कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। सीक्वेंस का मतलब होता है कि फंक्शन एन टू आर, नेचुरल नंबर इनपुट डाला, आउटपुट अपने को रियल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो तुरंत आपके दिमाग में ये चीज सेट होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब ये होगा कि अ सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी कन्वर्ज टू अ रियल नंबर L if given epsilon is greater than 0, however ये स्मॉल है, मतलब बहुत छोटा है। There exists a positive number m, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर m, और ये डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। ये एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा सच दैट मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एम। अब बहुत से लोगों को ये टर्म समझ ही नहीं आता, ठीक है, और वो डायरेक्ट इन्फिनिटी लगा के निकालते हैं। बट इसमें ये कहना चाह रहा है, मैं इसको ज्योमेट्रिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही एक्चुअल मैथमेटिकल डेफिनेशन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, ठीक है, कि एक सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट तब कहेंगे जब, मतलब एक रियल नंबर पे ये कन्वर्जेंट होगा एल पर तब होगा जब मुझे एक एप्सिलॉन मैं दिया रहूंगा, मतलब मैं आपको एप्सिलॉन दूंगा और आप मुझे ढूंढ कर एक एम ऐसा दोगे जो कि एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, और किस प्रकार होगा, तो मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। अब इसका मतलब समझो क्या होता है। इसका मतलब बहुत आसान है, पहले तो इस चीज का मतलब समझ लो क्या होता है। मॉड ऑफ ए एन माइनस एल, अभी अभी आपने ये देखा, अगर मॉड लगा हो तो हम ये कह सकते हैं मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना, और ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। बोलो हाँ या ना, सही है। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक और चीज कह सकते हैं क्या, कि अगर मैं दोनों साइड एल एल ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, एल माइनस एप्सिलॉन, ए एन जो होगा वो एल माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर देन होगा और लेस देन होगा एल प्लस एप्सिलॉन। अब यहीं से सारी चीजें, सारी कहानी आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। मतलब ये कह रहा है कि हमारी जो लिमिट है, जो ये एल पर कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, और यहाँ होगा एल माइनस एप्सिलॉन, मतलब यहाँ, मतलब एप्सिलॉन बहुत छोटा है, और यहाँ एल प्लस एप्सिलॉन। मतलब सीक्वेंस में, सपोज करो ये हमारी सीक्वेंस हो गई, तो सीक्वेंस में कुछ टर्म्स को छोड़कर बाकी सारे टर्म्स, कुछ टर्म्स के बाद बाकी सारे के सारे टर्म इसी इंटरवल में आएंगे। कहां से कहां तक, एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन तक। यही इसका मतलब होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि कुछ टर्म्स को छोड़कर, देखो यहाँ कह रहा है ना, फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एम, मतलब एम तक तो ठीक है, एम तक वो रहेगा कहीं पर भी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टर्म को छोड़ने के बाद बाकी सारे टर्म्स इसी के बीच में लाई करेंगे। ओके, अब इसको और अच्छे से समझो। जैसे मैंने एक सीक्वेंस लिया 1/n, ठीक है, तो 1/n क्या हो जाएगा, 1, 1/2, 1/3, ओके, और 1/4, ठीक, ओके। अब देखो, अपने को पता है कि ये इसका जो मैं अगर लिमिट लगा के निकालूं तो इसकी जो ये कन्वर्ज किस पे करेगा, जीरो पे, है ना। अभी अभी पिछली क्वेश्चन में मैंने देखा था कि भाई 1/n जीरो पे जाता है। तो अब समझो, ये हो गया जीरो, ठीक है, यहाँ मैंने लिख लिया 0.5, और इस तरफ हो गया -0.5।
ओके, अब यही चीज समझो। देखो, मैं इन दोनों को छोड़ दूं, मैंने क्या बोला कि हमको एक m ऐसा, m के बाद के, मतलब n जो होगा वो ग्रेटर देन m होगा, मतलब m से बड़े, मतलब ये देखो ये दो टर्म मैंने छोड़ दिया। अब आप बताओ, दो टर्म के बाद बाकी सारे के सारे टर्म इसी इंटरवल में आ रहे हैं कि नहीं? मैंने तो ये 0.5 लिया है, ये एप्सिलॉन वो बहुत छोटा होगा, ठीक है। मैंने ये 0.5 लिया समझाने के लिए। देखो ये वन वन तो इसमें आएगा नहीं, 1.2 मतलब 0.5 इस पे आएगा, लेकिन हमको इसके बीच में दिखाना है। लेकिन आप देखो ये दो को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे इसी में लाई कर रहे हैं कि नहीं? तो अगर यही है एक्चुअली कन्वर्जेंट की प्रॉपर्टी, कि कुछ टर्म को छोड़ने के बाद बाकी सारे के सारे उस इंटरवल में, उस इंटरवल में कहाँ से कहाँ तक, एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन में अगर मिलने लगे तो हम उस सीक्वेंस को बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। ये हो गई इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक। कि मतलब आपको मैं एप्सिलॉन दूंगा, आप मुझे वो एम ढूंढ के बताओ कि उस एम के बाद, जैसे यहाँ आपको आपको मालूम हो गया ना कि इसके बाद के सारे, तो यही चीज निकालना होता है कि आपको मैं एप्सिलॉन दूंगा, मैं आपको दूंगा कि तुमको इतने के बीच में बताना है। जैसे मैंने ये दिया ना 0.5 मैंने आपको ये एप्सिलॉन दे दिया है ना भाई, 0.5 यहाँ से घटा दो, यहाँ ऐड कर दो, तो मैंने आपको यहाँ 0.5 दे दिया कि प्लस 0.5 के इर्द गिर्द आपको बताना है। तो मैंने 0.5 आपको दिया, तो आपको मैंने 0.5 दिया, तो आपने ढूंढ के बताया कि दो के बाद तीसरे पद से, ये जो तीसरा टर्म है इसके बाद के सारे इसके बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन पे ही तो ये डिपेंड कर रहा है। अगर मैंने बोला होता कि नहीं पॉइंट, तुम बताओ 0.6 के बाद, तो जरूरी नहीं है यही आता, इसके आगे कोई ना कोई इसके बीच में पड़ता, ठीक है। तो वही चीज है कि एप्सिलॉन मैं आपको दूंगा, आप एम ढूंढोगे, किस पे डिपेंड करेगा? एप्सिलॉन पे, और वो कैसा रहेगा? मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एम, ठीक है। अच्छा, अब काम की बात जो आपके एग्जाम के लिए, ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन, ठीक। अब काम की बात क्या होती है कि अगर कोई इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, मान लो एक सीक्वेंस है ए एन और उसका जनरल टर्म क्या है? ए एन है। तो अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू फाइनाइट, अगर वो फाइनाइट वैल्यू देने लगा, तो तुरंत आप कहोगे कि वो सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। वो कैसा सीक्वेंस है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। बोलो हाँ या ना। तो अगर आपने लिमिट लगा के एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू, मतलब जनरल टर्म पे आपने एन टेंस टू इन्फिनिटी पे लिमिट लगाया और फाइनाइट वैल्यू मिलने लगी, तो वो सीक्वेंस हमारा कैसा सीक्वेंस कहलाने लगेगा? कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाने लगेगा, ठीक है। जैसे यही पिछला सवाल मैंने बेसिक डेफिनेशन से लगाया, अब इसको मैं इससे लगा दूं, तो देखो मेरा क्या था? 1/n, तो इसका जनरल टर्म 1/n है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, तो n टेंस टू इन्फिनिटी मतलब 1/0, सॉरी 1 इन्फिनिटी मीन्स टू सी जीरो, और जीरो तो है वो फाइनाइट वैल्यू है, तो इसका मतलब ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है? ये जीरो पे कन्वर्ज कर रही है। ओके, इतनी बात सबको समझ आ गई? ठीक, चलिए अब बात करते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण सा थ्योरम है, ठीक है। अच्छा, ये एल को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे यही ये जो फाइनाइट वैल्यू है ये एल मैंने मान लिया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस, ठीक। अब थ्योरम क्या कहता है? तो थ्योरम ये कहता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट, मतलब अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके पास हमेशा एक यूनिक लिमिट मिलेगी, एक यूनिक लिमिट मिलेगी, ठीक है। मतलब इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा जब एक से ज्यादा उसको लिमिट उसकी मिलने लगी, तो याद रखना कि वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। ओके, और इसका काफी यूज में आएगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल रखा
कि आप बताओ क्या, एक मैंने जनरल टर्म आपको दिया एक्स एन इज इक्वल टू 1/2n, ठीक है, मैंने ये दिया आपको। ठीक, 2n ना करके अपन लोग कुल मिला के यहाँ ये कहने का मतलब है, ठीक है, एग्जाम्पल माइंड में नहीं बन रहा है, ठीक है, कि मतलब आपको आपको कोई लिमिट हो सकता है आगे एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो वहाँ मैं इन सारी चीज़ों को उस एग्जाम्पल में वो कर दूंगा। मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे अ, जैसे ये देख लो, ठीक है, -1 की पावर n, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये सीक्वेंस अपनी जो है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट। अब यहाँ ध्यान से समझना, ओके, अब यहाँ से तुम अच्छे से समझ जाओगे, ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये होगा -1, अगर n की जगह पे 1 रखोगे, और अगर 2 रखोगे तो 1 -1 -1 1, इस तरीके से चलेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसकी आ, अगर मैं ऐसे लिखूं S2n, मतलब इसके इवन इवन सीक्वेंस अगर मैं इसका निकालूं, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक, तो यहाँ कुछ और आएगा, है ना, इसकी इसका देख रहे हो 1 1 1 1 आ रहा है, मतलब इवन पे ये कहाँ जा रहा है 1 पे, और ऑड पे कहाँ जा रहा है -1 पे। तो अगर ऐसा केस होगा तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगा, क्योंकि इवन पे ये तो 1 निकलेगा, ये कन्वर्ज कर रहा है ना, और जब ऑड ले रहे हैं तो क्या दे रहा है -1 -1 -1, इसका मतलब -1 देने लग रहा है। तो यही चीज मैं कह रहा हूँ कि आपको यूनिक लिमिट मिलेगी, अगर वो कन्वर्जेंट है तो हमेशा उसकी यूनिक लिमिट मिलेगी, और ये कन्वर्जेंट तो होती नहीं, ऑसिलेटरी होती है ना, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। ओके, अब चर्चा करते हैं हम लोग डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में। डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू, अगर कोई वैल्यू मिल गई, फाइनाइट वैल्यू मिल गई, तब तो वो हमारा कन्वर्जेंट होगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट मिल गया, या तो प्लस इन्फिनिटी मिले या माइनस इन्फिनिटी मिल जाए, तो अगर ऐसा कुछ हो गया n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पे और प्लस इन्फिनिटी देने लगा या माइनस इन्फिनिटी देने लगा, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। मतलब ए सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज नॉट फाइनाइट, मतलब ये फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी देगा या माइनस इन, या यहाँ ये याद रखना और करके, ऐसा नहीं कि ये भी देगा ये भी देगा, दोनों नहीं, अगर दोनों देने लगा तब वो ऑसिलेटरी में चला जाएगा, ठीक है, ठीक, ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली, अभी आगे चर्चा होगा, ऑसिलेट फाइनाइटली, ऑसिलेट इनफाइनाइट, और होना चाहिए, मतलब अगर वो दे रहा है तो प्लस इन्फिनिटी दे दे सभी जगह, और अगर माइनस इन्फिनिटी दे दे, दोनों नहीं दे कि कुछ के लिए प्लस इन्फिनिटी कुछ के लिए माइनस इन्फिनिटी, तो हम ऐसे सीक्वेंस को बोलेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। अब इसी चीज को ज्योमेट्रिकली जैसे वहां हम लोगों ने देखा था, वैसे ही यहाँ पर हम लोग इन चीजों को देख लें कि मान लो कोई सीक्वेंस है ए एन, ठीक है, और वो प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है, इफ फॉर एनी k is greater or equal to 0, however large, there exists some m belongs to capital N such that Sn is greater than k। अब इसका मतलब क्या है समझना, डाइवर्जेंट सीक्वेंस में क्या होगा कि
अच्छा, वहाँ क्या होता था कि अपने को एक एप्सिलॉन ऐसा मिलता था, दिया जाता था, और उस एप्सिलॉन पे डिपेंड करके अपने को एम ऐसा मिलता था जिससे कि आ, आ, जिसके बाद सारी सीक्वेंस उस लिमिट के अंदर आ जाती थी, उस ओपन इंटरवल में आ जाती थी। अब यहाँ क्या कह रहा है कि तुम मुझे कितना भी बड़ा के दे दो, समझना, तुम मुझे कितना भी बड़ा एक नंबर दे दो, मेरी जो सीक्वेंस होगी उसका कोई ना कोई टर्म इस के से भी बड़ा हो जाएगा। यही कह रहा है कि एसन इज ग्रेटर देन के, तुम चाहे जितना बड़ा मुझे के दे दो, है ना, वहां एप्सिलॉन में बहुत छोटा देता था और वो उसके अंदर आ जाता था, लेकिन यहाँ क्या है कि तुम कितना भी बड़ा मुझे के दे दो, जैसे जैसे ये मेरा के है ना, ये के है, ठीक। तो ये कह रहा है डाइवर्जेंट कब होगी कि इस के पर तुम मुझे कितना भी बड़ा के दे दो, मेरी सीक्वेंस इसके पीछे नहीं रहेगी, ठीक है, इसको क्रॉस कर जाएगी। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है, मतलब एसन इज ग्रेटर देन के हो जाएगा। ओके। अच्छा, ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी, जब प्लस इन्फिनिटी के लिए ये हो गया, ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी के लिए क्या होगा कि अपने को ए एन, सॉरी यहाँ ए एन लिखना, ए एन इज अपना डाइवर्ज करेगा माइनस इन्फिनिटी के इफ फॉर एनी के इज लेस देन जीरो हाउ एवर स्मॉल। मतलब तुम कितना भी छोटा मुझे के देते जाओ, अब पिछली बार क्या था कि तुम कितना भी बड़ा मुझे के दे दो, मेरी सीक्वेंस इसको क्रॉस करेगी ही करेगी, ठीक है। और यहाँ क्या है कि तुम मुझे कितना भी छोटा दे दो, ये है हमारी सीक्वेंस, है ना, ये सीक्वेंस है। ये कह रहा है कि जस्ट मिनट, ये हो गई अपनी सीक्वेंस, ठीक, और ये हो गया मेरा के, ठीक। तो इसने कहा कि तुम चाहे जितना छोटा मुझे के दे दो, चाहे जितना छोटा दे दो, मेरी सीक्वेंस इससे भी छोटी हो जाएगी, इधर चली आएगी। इधर चली आने का मतलब ये नंबर लाइन है अपनी, मान लो ये जीरो हो गया, तो मेरी सीक्वेंस इस इधर तो भाई छोटा ही होता जाएगा ना। तो ये कह रहा है कि तुम मुझे कितना भी छोटा दे दो के, उससे छोटी मेरी सीक्वेंस हो जाएगी, मेरी सीक्वेंस उससे भी छोटी हो जाएगी, मतलब मेरी सीक्वेंस बाउंडेड होगी ही नहीं। क्लियर हो रही बात, कुल मिला के ये बाउंडेड ही तो नहीं हो रही है। तो जब बाउंडेड नहीं होगी तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगी, है ना, इन्फिनिटी एक ही साइड होगी, या प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, ऐसा नहीं कि प्लस इन्फिनिटी भी हो और माइनस इन्फिनिटी भी हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप समझ रहे हो, अगर ये प्लस इन्फिनिटी होगा तो इस तरफ तो कोई ना कोई तो अपने को मिलेगा ना, कि जिससे कि ये सीक्वेंस हमेशा छोटी रहेगी, और इसमें क्या होगा जिससे कि हमेशा बड़ी रहेगी, ठीक। कहीं से तो स्टार्ट करोगे, ठीक है। ओके। अच्छा, सीधी सी बात है, अगर इन्फिनिटी लगाया ये काम करने के लिए तो यही है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, मतलब प्लस इन्फिनिटी मिले या माइनस इन्फिनिटी मिले, आप उसको डाइवर्जेंट कह दोगे, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ आप लोगों के लिए, आईआईटी जैम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, आईआईटी जैम का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है सर, और आप लोगों के काम का है, लेट ए एन बी the sequence of real numbers such that a1 is equal to 1 and an plus 1 is equal to an plus an square for all n greater or equal to 1, then आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। a4 is equal to a1, 1 plus a1, 1 plus a2, 1 plus a3। सेकेंड ऑप्शन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई ए एन, मतलब ए एन का मतलब
ये गलत लिख दिया मैंने, a की पावर n नहीं है ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/an है, सफिक्स में है n, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी है अपना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/a की an इज इक्वल टू 1। एंड ऑप्शन डी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0। चलो अब इसी क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। आओ इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट ए वन इज इक्वल टू 1 एंड ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू ए एन प्लस ए एन का स्क्वायर फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन 1, देन आपको बताना है। अच्छा एक बात ध्यान से समझो, कुछ मैं टर्म निकाल लूं तभी तो मालूम होगा कि ये सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है ना। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ए वन मुझको पता है 1 है। अच्छा मैं ए टू निकाल सकता हूँ, ऑब्वियसली ये कंडीशन दी गई है, तो ए टू इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ए टू इज इक्वल टू होगा, यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ रखोगे 2 चाहिए तो यहाँ 1 रखोगे, है ना, तो ए टू इज इक्वल टू होगा ए वन प्लस ए वन स्क्वायर, कुल मिला के एक कम रहेगा, और ए वन है 1 तो 1 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 2। ओके, मैं ए थ्री निकाल लूँ तो ए थ्री इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए टू प्लस ए टू स्क्वायर। ओके, और ए टू तो मालूम है 2, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 2 6, ठीक। ओके, अच्छा अब एक चीज हमको बहुत अच्छे से समझ आ रही है, ये 1 है, सेकेंड टर्म मेरा 2 है, थर्ड टर्म 4 है, तो ये सीक्वेंस बढ़ रही है, तो ये सीक्वेंस बढ़ रही है, और सीधी सी बात है ये डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी पे, प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगी, क्योंकि ये बढ़ी तो रही है ना भाई, आगे बढ़ रही है, कहीं बाउंडेड होगी क्या, और जब वो बाउंडेड नहीं होगी तो वो कभी भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी नहीं, तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है, तो इन्फिनिटी पे ये डाइवर्ज करेगी, है ना। मतलब हम कह सकते हैं, अच्छा जब ये डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी पे, तो ऑप्शन डी जरा देखो, ऑप्शन डी कह रहा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0, क्या ये कभी संभव है भाई, अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0 तो मतलब ये कन्वर्ज कर रही है 0 पे, मैंने बताया डाइवर्ज कब करेगी, जब इन्फिनिटी आएगा, ये तो 0 दे रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, सीधा सीधा गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ तो इन्फिनिटी आना चाहिए, क्योंकि 0 आने का मतलब फाइनाइट वैल्यू मतलब कन्वर्ज कर रही, और जबकि हम यहाँ देख रहे हैं ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, मतलब एक ऑप्शन तो इलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर टी, ठीक है। अच्छा और ओके, आप मुझे बताओ ये सीक्वेंस इन्फिनिटी पे जाएगी, अच्छा ये फाइनाइट नंबर पे है तो ओके, अच्छा एक पॉइंट और याद रखो, अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू, वैसे आगे इसकी चर्चा करूंगा, इन्फिनिटी है, मतलब अगर वो डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी पे, तो याद रखना लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/an जो होगी वो 0 पे डाइवर्ज करेगी, तो हमको पता है कि ये डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी पे, तो इसका मतलब 1/an 0 आएगी, 1 नहीं आएगी, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी भी कट गया, और ऑप्शन बी क्या है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/an 0, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। लेकिन ये क्वेश्चन आईटी जैम में पूछा गया है, तो इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही होने वाले चांसेस हैं, है ना, उसमें आपको एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हैं, तो अभी मैं एक तो ये हो गया, मतलब मैं इस सवाल में 2 सवाल आपको करा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ, तो एक तो ये हो गया, हो सकता है कि आगे कुछ और टर्म्स हैं जो कि इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं डिस्कस कर दूं, ठीक है। अच्छा अगर मैं A4 निकालूं तो क्या आएगा, A4, मैं A4 क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मेरा पहला वाला ऑप्शन A4 है, ठीक है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन में 2 अलग अलग क्वेश्चन, तो एक तो ये मिल गया कि इसका लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/an इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और रही बात A4 की, तो A4 चलो निकाल लेते, A4 क्या हो जाएगा, A3 प्लस A3 का स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं A3 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस A3, सही है। अच्छा यहाँ से जरा देखो, इस जगह से A2 तुम कॉमन ले सकते हो, A2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा 1 प्लस A2, ठीक है, और A2 यहाँ से A2 की वैल्यू तुम रख सकते हो A1 कॉमन लेके 1 प्लस A1,
तो A2 की जगह पे हम ये वाले A2 की जगह पे हम लिख सकते हैं, इस वाले A2 की जगह पे, ये वाले A2 की जगह पे हम लिख सकते हैं A1 1 प्लस A1 और ये वाला 1 प्लस A2। तो A2 की जगह पे तो ये आ गया, मतलब A3 इज इक्वल टू A1 1 प्लस A1 1 प्लस A2, तो यहाँ पे रख दो, तो क्या आ जाएगा A1 1 प्लस A1 1 प्लस A2 1 प्लस A3, और यही अपना A4 इज इक्वल टू हो जाएगा, और यही ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, पहला और दूसरा, मतलब ए और बी दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। बट मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ दो क्वेश्चन एक ही कंडीशन, एक ही क्वेश्चन के साथ मैंने दो कंडीशंस को आपको डिस्कस कर लिया, ठीक है। ओके, अच्छा, अब अपन लोग बात करते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ओके, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अच्छा सर, ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होगा? देखो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस मालूम होगा, फाइनाइट वैल्यू पे कन्वर्ट, मतलब अगर वो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी फाइनाइट वैल्यू आ गई तो हम कहेंगे कि वो कन्वर्जेंस है, और अगर इनफाइनाइट आ गया, मतलब प्लस इन्फिनिटी आए या माइनस इन्फिनिटी आए, तो हम उसे कहेंगे डाइवर्जेंट। अब अगर ना तो वो फाइनाइट मिले और ना ही वो इनफाइनाइट, मतलब ना तो वो कन्वर्जेंट हो और ना ही डाइवर्जेंट हो, मतलब इफ अ सीक्वेंस an neither converges to a finite number nor diverges to plus infinity or minus infinity is called oscillatory, ठीक है। और ये भी दो टाइप का होता है सर, एक होता है ऑसिलेटरी फाइनाइटली, और एक होता है ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली, ठीक है। अच्छा सर, ऑसिलेटरी फाइनाइटली क्या होता है कि मान लो कोई बाउंडेड सीक्वेंस हो गया, ठीक है, a bounded sequence which is not convergent, ठीक है, मतलब वो बाउंडेड तो हो बट कन्वर्जेंट नहीं हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे ऑसिलेटरी फाइनाइटली। जैसे जैसे मैंने ये लिखा -1 की पावर n, देखो ये क्या हो जाएगा, -1 1 -1 1 -1, है ना, इस तरीके से ये चलेगा। तो आपको दिख रहा है कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड बिलो क्या है -1, और बाउंडेड एबव, यानी कि सॉरी बाउंडेड आपका इन्फिमम क्या है, तो इन्फिमम है इसका -1, और सुप्रीमम क्या है इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। यही तो है, मतलब ये सीक्वेंस बाउंडेड है, लेकिन ये कन्वर्ज नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है कि जब मैं इसके इवन टर्म को लूंगा, ठीक है, तो इवन टर्म की लिमिट कितनी आएगी, 1 आ रही है, देखो दूसरा चौथा छठवां, तो इसकी लिमिट कितनी आ रही है, 1। लेकिन जब मैं ऑड टर्म को ले रहा हूँ तो इसकी लिमिट क्या आ रही है, -1। और मैंने बताया कि अगर वो कन्वर्जेंट होगी सीक्वेंस तो याद रखना उसकी लिमिट यूनिक रहेगी। क्या इसकी लिमिट यूनिक है? नहीं है, अलग अलग आ रही है, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड हो, है ना, बाउंडेड रहे और वो कन्वर्जेंट नहीं हो, तो आप कहोगे कि वो ऑसिलेटरी क्या है, फाइनाइटली है, ठीक है। और इनफाइनाइटली क्या होगा कि अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड हो और वो सीधी सी बात है डाइवर्जेंट ना करे, डाइवर्जेंट ना हो, है ना। डाइवर्जेंट ना हो का मतलब मैंने बोला था या तो प्लस इन्फिनिटी जाए या माइनस इन्फिनिटी जाए, लेकिन अगर वो
अगर वो बाउंडेड ही नहीं है तो मतलब ना तो प्लस इन्फिनिटी पे है माइनस इन्फिनिटी, मतलब वो डाइवर्ज नहीं कर रही है। प्लस इन्फिनिटी का मतलब होता है एक जगह, दूसरी जगह तो बाउंडेड होगी ना, जैसे समझो ये सीक्वेंस हो गई। अब ये देखो इधर ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, लेकिन ये इस तरफ तो बाउंडेड बिलो है ना, इस तरफ तो इसको कोई एक लीस्ट नंबर मिलेगा जिससे कि ये बड़ी होगी, ग्रेटेस्ट नंबर है ना इन सबों से। तो इसका मतलब ये बाउंडेड बिलो हो गई, तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस जो होगी अगर वो इन्फिनिटी की तरफ जाती है तो वो बाउंडेड बिलो होगी, और अगर वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी तो याद रखना वो बाउंडेड बिलो एवो होगी। तो ये कह रहा है कि ये बाउंडेड ही नहीं हो, तो बाउंडेड नहीं है तो ये वाली कहानी खत्म हो जाएगी यहाँ पर, और ये सीक्वेंस ऐसे ही बढ़ती जाएगी और कहाँ तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक। तो मतलब कुछ टर्म माइनस इन्फिनिटी दिखाएंगे, कुछ प्लस इन्फिनिटी दिखाएंगे, तो इस तरीके की हम लोग सीक्वेंस को कहेंगे ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली। ओके, इतनी बात सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। जैसे 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 मैं एक सीक्वेंस ले लूं, -1 की पावर n इंटू एन, देखो ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली हो जाएगा। अब अगर मैं इसके टर्म्स लिखूं तो क्या हो जाएगा, n की जगह पे 1 रखोगे तो क्या आएगा, -1 + 2 -3 + 4, सही है ना, और -5 + 6। अब मैं इवन टर्म इसका उठा रहा हूँ, इवन टर्म देख रहे हो 2 4 6 कहाँ जा रहा है, ये प्लस इन्फिनिटी पे डाइव जा रहा है ना। और जब मैं बात करूं इसके ऑड टर्म की तो क्या रहा है, -1 -3, ये कहाँ जा रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी। तो सीधी सी बात है ये सीक्वेंस न तो बाउंडेड एबव है न बाउंडेड बिलो है ना। तो ये बाउंडेड नहीं है, अर्थात ये अनबाउंडेड है, ठीक है। तो अगर वो अनबाउंडेड होगा और डाइवर्ज नहीं करेगा तो सीधी सी बात है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली। तो ये ऑसिलेटरी क्या है, इनफाइनाइटली है, ठीक। ओके, अब इसी के साथ मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपका नल सीक्वेंस के बारे में। देखो दो टर्म आते हैं, एक होता है नल सीक्वेंस, एक होता है हमारा जीरो सीक्वेंस, ठीक है। तो नल सीक्वेंस क्या होगा, तो ध्यान से समझना, अगर ये हमारी एक सीक्वेंस है ए एन, ठीक है, इसको हम नल सीक्वेंस तब कहेंगे जब ये कन्वर्ज करेगी किस पे, जीरो पे, ठीक है। अ सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी नल सीक्वेंस इफ इट कन्वर्जेस टू जीरो, ठीक है। हम इसको नल सीक्वेंस मतलब वो जीरो पे कन्वर्ज करे तो वो क्या कहलाएगी, नल सीक्वेंस कहलाएगी। जैसे 1/n 1/n², ठीक है, 1/2 की पावर n। अब देखो यहाँ पे तुम n की जगह पे इन्फिनिटी रखो, हर जगह तो जीरो आएगा, तो अगर वो जीरो पे कन्वर्ज करे तो वो नल सीक्वेंस होगी। लेकिन जीरो सीक्वेंस क्या होगी, अगर उस सीक्वेंस के सारे, वो सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स जो हों वो क्या हों, जीरो हों, है ना। तो उस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो। इन दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है, नल सीक्वेंस मतलब वो कन्वर्ज करे जीरो पे, और जीरो सीक्वेंस मतलब उसमें सब कुछ जीरो 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 हो, मतलब जीरो जीरो को हम लोग जीरो सीक्वेंस कहेंगे कुल मिला के ये। ओके, अब बात करते हैं सब सीक्वेंस के बारे में, ठीक है, सब सीक्वेंस के बारे में, जस्ट मिनट। सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस क्या होता है सर, देखो सीक्वेंस लिया आपने, सपोज करो ये मैंने एक सीक्वेंस लिया Sn इज इक्वल टू 1/n, 1/n का मतलब क्या हो जाएगा, 1 1/2 1/3, 1/3 1/4, ठीक है, ठीक है। अब सब सीक्वेंस का मतलब समझो क्या है, सब सीक्वेंस मतलब इसी सीक्वेंस में से
ये मैंने लिखा SNK, ठीक है। इसी सीक्वेंस में से मैंने कुछ के एलिमेंट्स को निकाल लिया, लेकिन मनमानी तरीके से नहीं निकालो। जिस वे में ये सीक्वेंस लिखा है उसी तरीके से यहाँ इसमें से निकालो। जैसे अब ऐसा नहीं कि आप 1/2 लिखो, 1/4 लिखो, फिर 1/3 लिखो, ये गलत बात है। आप ओमिट कर दो, आप मत लिखो उसको, लेकिन अगर लिख रहे हो तो तरीके से लिखो। जैसे 1/2 तुमने लिखा, तो इसके बाद अगर तुमको 1/3 लिखने का मन नहीं है तो मत लिखो, ठीक है। 1/4 लिख दो, फिर 1/7 लिख दो। तुमको 1/5 8 नहीं लिखने का मन है, मत लिखो, 1/9 लिख दो, 1/10 लिख दो, 1/11 लिख दो, 1/12 लिख दो। लेकिन अब यहाँ जाके कुछ ऐसा मत लिख देना कि ये सीक्वेंस टूट जाए। जैसे अब 1/3 तो 1/2 के बाद लिखना चाहिए ना। तो इस तरीके को हम लोग सब सीक्वेंस नहीं कहेंगे, ऑर्डर सेम रहे। जिस ऑर्डर में हमारा सीक्वेंस है उसी ऑर्डर में अगर हमने उसके एलिमेंट को निकाल के वापस से एक सीक्वेंस बनाई तो यही सीक्वेंस हमारी क्या कहलाती है, सब सीक्वेंस कहलाती है। इज दिस क्लियर? ठीक है, सारी बातें अच्छे समझ आ गई। तो सब सीक्वेंस का मतलब क्या होगा कि आपको जिस ऑर्डर में सीक्वेंस दिया है उसी ऑर्डर में से कुछ टर्म्स को ओमिट करके निकाल दो, बस ऑर्डर मत तोड़ो। कि ऐसा ना हो कि ये वाला लिखा और इसके बाद 1/7 आना चाहिए, तुम यहाँ 1/3 लिख दिए। मतलब 1/4 के बाद 1/5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, कुछ भी लिखो, लेकिन 1/3 मत लिखना। तब जिस ऑर्डर में ये है वैसे ही ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। अब एक थ्योरम होता है, थ्योरम ये होता है सर कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है एल पे, ठीक है, तो उसका सब सीक्वेंस जो होगा वो भी कन्वर्ज करेगा किस पे, एल पे, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझो, अगर कोई सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज कर रहा है तो याद रखना कि उसका सब सीक्वेंस भी एल पे कन्वर्ज करेगा। लेकिन उल्टा अपोजिट इसका ट्रू नहीं है, अपोजिट इज नॉट ट्रू। मतलब अगर कोई सीक्वेंस का सब सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो जो सीक्वेंस है वो भी एल पे कन्वर्ज करे। लेकिन हाँ, अगर सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज कर रही है तो सब सीक्वेंस उसका एल पे कन्वर्ज करेगा। लेकिन सब सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्ज करे किस पे, तुम्हारा एल पे कन्वर्ज करे। ओके, ठीक है। जैसे 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 मैंने ये लिखा, देखो मैंने यहाँ ये लिखा -1 की पावर n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 1 -1 1, ठीक। अब मैंने इसका S2n मतलब इसके सब सीक्वेंस कैसे निकाले, इसके मैंने इवेंट टर्म्स को निकाल लिया। तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 डॉट डॉट डॉट। बताओ ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, तो ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 1 पे कन्वर्ज कर रहा है। ओके, सही है। S2n मैंने निकाला, ठीक। चलो इसको छोड़ो, ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 1 पे कन्वर्ज कर रहा है। तो मैंने उल्टा बोला है आपको, है ना, कि अगर कोई सीक्वेंस, ये वाली बात तो समझ आ गई होगी, मैं उल्टा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर उसके सब सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वही पॉइंट पे वो सीक्वेंस भी कन्वर्ज करे। जैसे देखो मैंने इसके इवेंट टर्म निकाला, ये कहाँ कन्वर्ज कर रहे हैं, 1 पे। तो आप देख रहे हो क्या ये भी 1 पे कन्वर्ज करेगा, नहीं, ये तो ऑसिलेटरी हो गया। भाई मेन सीक्वेंस मेरी क्या है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। लेकिन इसका जब मैंने इवेंट टर्म निकाला तो ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 1 पे। ऐसे ही जब मैंने इसके ऑड टर्म को निकाला तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, -1 पे कन्वर्ज करेगा। ओके, तो यही चीज है कि अगर सब सीक्वेंस किसी सीक्वेंस का किसी फाइनाइट वैल्यू पर कन्वर्ज कर रहा है, किसी फाइनाइट वैल्यू पर, या ये कहें कन्वर्ज कर रहा है किसी वैल्यू पर, तो वो सीक्वेंस भी उस वैल्यू पे कन्वर्ज करे, ये कोई जरूरी नहीं है। कर भी सकती है, नहीं कर सकती है। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज कर रहा है तो उसका सब सीक्वेंस भी एल पे कन्वर्ज करेगा। जैसे ये हो गया,
ये 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, इसकी सब सीक्वेंस आपने निकाला, आप इसको देखोगे, इसको आप देख रहे हो, सीधी सी बात है, ये 0 के करीब ही तो जा रहा है, तो ये भी कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। ओके, ठीक है। अच्छा, कुछ मैं और बेसिक बेसिक पॉइंट्स आपको करा दूं। मान लो कि अगर कोई सीक्वेंस है ये डाइवर्ज कर रही है, डाइवर्जेंट है, मतलब प्लस इन्फिनिटी जा रही है, तो 1/Sn जो होगा वो कन्वर्ज करेगा 0 पर। अब ये भी देखा था मैंने, है ना, मैंने देखा था कि an वाला जो अभी एक क्वेश्चन कराया था, तो वहां वो इन्फिनिटी पे जा रहा है, डाइवर्ज कर रहा था, लेकिन 1/an उसका 0 पे आ जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर कोई सीक्वेंस Sn है और वो डाइवर्ज कर रही है, ठीक है, डाइवर्जेंट है, और एक और सीक्वेंस Tn है और जो कि क्या है, बाउंडेड है, क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। तो एस एन प्लस टी एन, ये सारे आप याद रखे रहना, एस एन प्लस टी एन जो होगा वो क्या होगी, तो वो हमेशा और हमेशा डाइवर्ज करेगी, वो हमेशा और हमेशा क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। मतलब अगर एक सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस है और दूसरी सीक्वेंस बाउंडेड है, अगर मैं उन दोनों का सम करूं तो उन दोनों का सम हमेशा डाइवर्ज ही होगा, मतलब डाइवर्जेंट ही होगा। और एक और बात, अगर एस एन एक सीक्वेंस है और वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है, और टी एन जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है, तो एस एन प्लस टी एन जो होगा ये क्या होगा, तो ये भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा, ये भी क्या होगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, हम चर्चा करने वाले हैं आपको अगली क्लास में मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है, ठीक। तो आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।